गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से TSN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हर वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक बार हमेशा बताती हूँ कि आपके लिए हम रिवीजन वीडियो और रिवीजन PDF बना रहे हैं कि जिससे क्या होगा, आप घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो भी वर्क आ रहा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, वीडियो का लिंक भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है, तो आप उस लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हो। और जो PDF की जो आता है, जो PDF आती है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उस वो जो वर्क है उसको आपको हिंदी की नोटबुक में करना है। सेकंड काम आपको यह करना है कि जो भी वर्क है जो आप करोगे उसको साथ के साथ लर्न भी करना है। उससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, जो भी पाठ हम करा चुके हैं वो रिवीजन में अभी हम करा रहे हैं। तो आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ है हमारा 20। नाम है इसका मनुष्य और पक्षी। जब ये पाठ मैंने पढ़ाया था उस टाइम पर भी मैंने बताया था कि इस पाठ के अंतर्गत जो मनुष्य है और उस जो पक्षी है उनका एक दूसरे से किस टाइप का संबंध है, वो एक दूसरे की सहायता किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो इस पाठ के अंतर्गत ये सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है, तो अब हम का लेसन है हमारा 20 और नाम है इसका मनुष्य और पक्षी। इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, तो जो आपका ये चैप्टर है मनुष्य और पक्षी, इसमें कई सारे क्या कहते हैं शब्दार्थ दे रखे हैं, किंतु मैंने कुछ सेलेक्टेड ही लिए हैं इसमें, और आपको इनको तो याद करना ही करना है। ये एग्जाम के तरीके से लिए गए हैं कि एग्जाम जब हो तो ये एक तरीके से आप इनको इम्पोर्टेंट समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको इनको याद करना ही होगा। ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला। ठीक है, दूसरा है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। तीसरा शब्द है हमारा आभास। आभास का अर्थ होता है महसूस। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आता है क्षमता। क्षमता का मतलब है योग्यता। ठीक है, आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। कंठ का मतलब होता है गला, प्रतीक्षा इंतजार जिसको हम कहते हैं वेट करना। ठीक है, आभास महसूस करना यानी कि फील करना। क्षमता योग्यता यानी कि एबिलिटी कि इसके अंदर क्या एबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उस क्वेश्चन के अंदर पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसके दो ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस को देखना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन राइट लगेगा हमें उसको टिक कर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गौरैया आजकल नजर आती है। कहाँ आती है, कैसे आती है, कम आती है या फिर अधिक आती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कम और दूसरा ऑप्शन है अधिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, कम। आजकल जो गौरैया जो चिड़िया है वह कम दिखाई देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कम। सेकंड क्वेश्चन है, सभी कलाकारों का प्रिय पक्षी है। कौन सा है प्रिय पक्षी, पहला ऑप्शन है मोर, सेकंड ऑप्शन है कौवा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा मोर। सभी कलाकारों का प्रिय पक्षी मोर है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 3, पक्षी हमसे जुड़े हैं। ठीक है, पक्षी हमसे जुड़े किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो पहला ऑप्शन है अटूट रूप से, सेकंड ऑप्शन है आंशिक रूप से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अटूट रूप से। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 3, सत्य तथा असत्य लिखिए। सत्य तथा असत्य लिखिए यानी कि ट्रू और फॉल्स है। ये हमें वाक्य दे रखे हैं, वाक्य को पढ़ना है, समझना है और देखना है कि चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ये बात कही जा रही है वह सही है या रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य है, मुर्गे को शांति दूत कहते हैं। यह बात सत्य है या असत्य है, तो ये मुर्गे को शांति दूत कहते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है कि शांति का दूत किसको कहा गया है, कबूतर को कहा गया है। ठीक है, तो मुर्गे को शांति दूत कहते हैं, यह बात असत्य है। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन है, पक्षी कीट पतंगों से फसल की रक्षा करते हैं।
यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, जो फसलें होती हैं उनमें जो कीड़े लग जाते हैं तो ये पक्षी उनको बीन बीन के खा जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, पक्षी हमारी फसलों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो यह बात कैसी है, सत्य है। फिर आता है तीसरा वाक्य, कबूतर संदेश वाहक का भी काम करता आ रहा है। यह बात बिल्कुल सत्य है। पहले जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था तो एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा जाता था, तो कबूतर को वो चिट्ठी, एक पत्र होता था, उसको उसकी गर्दन में लटका देते थे और कबूतर दूसरी जगह पे जाकर वो संदेश देकर आ जाता था। तो कबूतर संदेश वाहक का भी काम करता आ रहा है, यह वाक्य बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दे रखे हैं और उनके उत्तर भी दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है। एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। तो हमारा पहला प्रश्न है, रटने वाले बच्चे की तुलना किससे की जाती है, कि रटने वाले की बच्चे की तुलना किससे की जाती है, जो बच्चा रटता है। अब रटने की आदत किसकी होती है, कौन से पक्षी की होती है, तोते की होती है, कि तोते के सामने कोई एक बात बोल दो तो वह उस बात को बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो उत्तर होगा इसका, रटने वाले बच्चे की तुलना तोते से की जाती है। समझ में आ गया आपको, कि रटने वाले बच्चे की तुलना तोते से की जाती है। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 2, हमारी कहानियों में कोए को कैसा बताया गया है। ठीक है, जो हमारी कहानियां हैं, प्राचीन कहानियां हैं, तो उनमें कोए को अलग अलग तरीके से बताया। जैसे हम एक कविता सुनते आते हैं, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौए ने डाला कंकड़। तो उस कहानी में क्या है, उसमें कोए को बुद्धिमान बताया गया है। ठीक है, और एक कहानी है, एक कौआ और एक लोमड़ी होती है। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, कोए के मुंह में रोटी होती है। अब लोमड़ी को रोटी चाहिए तो वो तारीफ कर देती है उसकी। लोमड़ी किसकी तारीफ कर देती है, कौए की। तो कौए को वहाँ मूर्ख बताया गया है। ठीक है, तो हर जगह पर अलग अलग कहानी में कोए को अलग अलग बताया गया है। तो उत्तर होगा इसका, हमारी कहानियों में कोए को बुद्धिमान, मूर्ख तथा भोला व सीधा बताया गया है। कहीं किसी कहानी में बुद्धिमान बताया गया है, किसी में मूर्ख बताया गया है, कहीं पे उसको भोला व सीधा बताया गया है। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3, प्रकृति के संतुलन के लिए कैसे पक्षियों की आवश्यकता है। यदि प्रकृति है हमारी, ठीक है, यदि इसमें असंतुलन हो जाए तो शायद ये पृथ्वी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रकृति के संतुलन के लिए कैसे पक्षियों की आवश्यकता है। यदि मनुष्य ज्यादा हो जाए, पक्षी कम हो जाए या पशु ज्यादा हो जाए, तो जब इन दोनों में संतुलन नहीं बैठेगा तो हमारी जो प्रकृति है वह असंतुलित हो जाएगी, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, प्रकृति के संतुलन के लिए छोटे और बड़े दोनों प्रकार के पक्षियों की उचित संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पक्षी हो जाएं और छोटे पक्षी खत्म हो जाएं। तो जैसे छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो फसलों की रक्षा करते हुए जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा जाते हैं, और ऐसे बड़े पक्षी ज्यादा हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रकृति के संतुलन के लिए छोटे और बड़े दोनों प्रकार के पक्षियों की उचित संख्या होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो वर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, PDF के जरिए आएगा। वह वर्क आपको हिंदी की नोटबुक में करना है, साथ ही साथ उसको लर्न भी करना है। धन्यवाद।